लेकिन हमने विशेषताओं के बारे में जो मेन है उनके बारे में थोड़े थोड़े टॉपिक है वो पढ़ते जाएंगे। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान भाग की भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या था, पहला भाग था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग राइटरों ने, किसी ने इसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने राजनीति विज्ञान की कुंजी के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम भारत के लोग हैं, भारत एक संप्रभु संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 3 प्रकार के न्याय दिए गए थे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, समता समानता प्रभुत्वता का भाग दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना हो चुकी थी। अब हम जो दूसरा टॉपिक है वो भारतीय संप्रभुता क्या पढ़ेंगे। नंबर 2 भारत की जो संविधान की विशेषता है इसके अंदर है संप्रभु। संप्रभु संपन्न मतलब संप्रभु का क्या अर्थ हो गया, संप्रभु प्रभु तो संपन्न, संप्रभु प्रभु तो संपन्न अर्थात जो सारी शक्ति है वो भारतीय जनता के हाथ में निर्मित है। भारत है वो मैंने कल भी बताया था कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से खुद अपना निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है। हम भारत के लोग हैं, में जनता है, जनता अपना निर्णय है वो स्वयं लेती है। और भारत में जो प्रतिनिधित्व मतलब गणराज्य के रूप में भी देखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आगे प्रस्तावना के बाद में ये विश्व का है वो सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में क्या है, विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व में सबसे लंबा संविधान। अब देखो लंबा कैसे है, क्योंकि भारत के संविधान है इसके अंदर सबसे पता है कि 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और इसके अलावा इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। अब देखो अनुसूचियां जो अपने मूल संविधान था उसमें मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और 4 बाद में जोड़ी गई थी, तो टोटल होगी 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट भाग हो गए, 5 परिशिष्ट हो गए। अब इसके अलावा ये तो भारत के संविधान के लंबा संविधान माना गया था। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें सिर्फ कितने हैं, 7। अमेरिका के संविधान के अंदर अनुच्छेद है वो 7 हैं। और इसके अलावा भारत के संविधान के अलावा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, कनाडा का संविधान है या फिर अन्य देशों का जो संविधान है इसके अंदर अलग अलग अनुच्छेद है और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में है। इसके अलावा भारतीय संविधान की है ये लिखित संविधान है, क्या है, लिखित संविधान है। जिस प्रकार ब्रिटेन का संविधान है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा कौन सा होता है, लिखित। अब देखो लिखित संविधान होता है वो उसके अंदर ये माना गया है कि जो लिखा जाता है, मौखिक जो डायरेक्टली ना लिखा जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, किसका है, ब्रिटेन का। और इसके बाद में ये जैसे भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का है या फिर अपने किसका है, अमेरिका का। ये जो संविधान है लिखित संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अब इसकी चौथी विशेषता ये आ गई, पहली कौन सी थी, संप्रभु संपन्न आ गया, दूसरा आ गया तीसरी आ गई विश्व में सबसे लंबा संविधान आ गया, चौथी आ गई लिखित संविधान आ गई। अब है 5वीं जो भारतीय संविधान की है वो है लिखित संविधान के अलावा जो 5वीं है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। आज मैं ये आपको बता दूं कि जो भारत के संविधान की विशेषता है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और अपने इसके 2 पार्टों में करने वाले हैं।
संसदीय शासन व्यवस्था में शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। मतलब केंद्र और राज्य के अंदर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जिस देश में दो शक्तियां केंद्र के अंदर होती है और राज्य के अंदर होती है, डिवाइडेशन होती है, वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। अब संसदीय शासन व्यवस्था में ये बोला गया है कि संसद है वो विश्वास पात्र। संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक केंद्र के पास शक्ति होती है और दूसरी किसके पास होती है, राज्यों के पास। अर्थात भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग भारत है वो इन दोनों के माध्यम से शासन का क्या करता है, संचालन करता है। शासन का संचालन करता है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता मानने के लिए। अब संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर संसद में विश्वास समाप्त होने पर जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिमंडल स्वयं ही अपने पद से हट जाता है। अब इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था के अलावा हमारे भारत का जो है वो है मौलिक अधिकार। अब मैं आपको मौलिक अधिकार है वो थोड़ा सा विवरण है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर मूल संविधान में है वो 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मैं थोड़ा सा और टीवी के बताऊं कि आज हम जो बुक में पढ़ते हैं वो सिर्फ 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है भारतीय संस्कृति मतलब संस्कृति धार्मिक शिक्षा का अधिकार है और फिर उसके बाद में है 2 संवैधानिक संशोधन का अधिकार। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर उसके बाद में आ गया धार्मिक का आ गया, धार्मिक और शिक्षा का अधिकार आ गया और उसके बाद में भारतीय संस्कृति और शिक्षा का आ गया, फिर है संवैधानिक शोषण का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, 7वां जो टॉपिक था वो था संपत्ति का अधिकार। अब जो ये संपत्ति का अधिकार है वो अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, उस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इस चीज को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया। मतलब इसको अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हमारा जो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है 21, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में 21 कै जोड़ा गया था, 21 कै वो जोड़ा गया था और 21 कै जोड़ने के बाद में मौलिक अधिकारों के अंदर एक और अधिकार है वो जोड़ा गया। अब देखो इस अधिकार को पारित कर किया था, पारित किया था 2009 में। कब किया गया था, 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना है, निःशुल्क शिक्षा का प्रचार करना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाना। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर, जो मौलिक अधिकार है वो भाग है वो 3 के अंदर दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद है, अनुच्छेद अपने 12 से लेकर और 35 के बीच में रखे गए हैं।
आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। अब एक थोड़ा सा और बता दूं कि प्रस्तावना क्या, संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात भारत अब संपूर्ण रूप से शक्तिशाली राज्य के रूप में ही देखा गया। दूसरा आ गया विश्व का जो सबसे लंबा संविधान है। भारत के विश्व के अंदर अलग अलग जो देश थे उसमें अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, आप कहीं का भी संविधान ले लो, उनमें अपने भारतीय अनुच्छेदों से ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है। जैसे अमेरिका में 7 अनुच्छेद है। अब उसके बाद में लिखित संविधान है। तो 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक मौलिक होता है और एक लिखित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो वो सिर्फ क्या है, मौलिक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ के जो मतलब राज्य तंत्र या राजा या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने नियम के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। और जो लिखित संविधान होता है वो मतलब बहुत कठिनाइयों के साथ में वो चेंज होता है। या अपने भारत में जो एक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी तो इसके अकॉर्डिंग हम हैं उसको चेंज कर सकते हैं। अगर संसदीय शासन व्यवस्था, तो मैंने कहा कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, केंद्र और राज्य के अंदर, और शासन का संचालन है वो इन दोनों के माध्यम से होता है। यदि कोई मंत्रिमंडल गलत कार्य करता है तो इस शासन के द्वारा उसको पद से हटाया भी जा सकता, मतलब मंत्रिमंडल ध्वस्त हो जाता अपने आप। अब उसके बाद में मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के मूल के अंदर, यदि अपने मूल संविधान में देखें तो मूल में तो दे रखे हैं 7, लेकिन बाद के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो कितने दे दिए, मौलिक अधिकार दे दिए 6। कितने दे दिए, 6। आप सबको को बताया कि स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध आ गया, धार्मिक आ गया, फिर संस्कृत और शिक्षा का आ गया, लास्ट में आ गया संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। तो संवैधानिक अधिकारों का अधिकार है, मैंने कहा था कि भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। अब इसके बाद में जो मौलिक अधिकार 6 है इसके अंदर एक नया 21 के अंदर जो जोड़ा गया था वो भी मैंने बता दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाना। अब है भारत के अंदर राज्य, जो 7वां टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 7वां टॉपिक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक अब जो भारत के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंदर संविधान के अनुच्छेद 35, 36 से लेकर और 51 तक आते हैं। अनुच्छेद कितने आगे, अनुच्छेद आगे 36 से लेकर 51 तक। और इसी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आगे कर्तव्य है। इसी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर क्या आते हैं, भारतीय संविधान के अंदर कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। किसमें दिया गया है, 51 क में दिया गया है। हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्य किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 51 क। अब मैं आपको बता दूं कि जो नीति, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, जो राज्य के संबंधित कार्यों को अच्छी तरह से संचालन से संबंधित है कि राज्य में किस प्रकार का शासन, किस प्रकार से संचालन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा उनके यहाँ पर कार्यों को ही देखभाल करना। अनुच्छेद है वो 36 से लेकर 51 तक है, भाग है वो 4 के अंदर दिया गया है और राज्य के अंदर राज्य का संचालन की व्यवस्था से संबंधित है। अब इसके अलावा जो भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर एक मेन पॉइंट ये है कि जो मौलिक अधिकार है ना उसके खिलाफ तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब इस
जा सकते हैं। इसी के साथ में अपने यहाँ भारतीय संविधान की जो 7 प्रस्तावना है वो मैं समाप्त कर रही हूँ, और कल अपने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, वो जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।